आज की कहानी सुनाने के लिए मैं आपको 150 साल के करीब पीछे ले चलता हूं। कहानी है 1862 की इन ब्रिटेन में, लंदन में एक लड़के का जन्म हुआ जिसका नाम था जोसेफ कैरी मैरिक। तो जोसेफ का जन्म हुआ था 1862 में, 150 साल पहले लंदन में। उसके शुरुआती 2 साल तो एकदम ठीक थे, ही वॉज कंप्लीटली फाइन। लेकिन 2 साल के बाद उसके सर पे एक अजीब सा लंप सा पैदा हो गया, एक गांठ सी पड़ गई सर पे, और उसकी मां एकदम से डर गई और धीरे धीरे जोसेफ की बॉडी में अजीब अजीब चीजें होने लगी। मतलब उसका जो सीधा हाथ था वो उल्टे हाथ के मुकाबले ज्यादा तेज बड़ा हो रहा था। उसकी बॉडी में बहुत सारी डिफॉर्मिटीज पैदा हो रही थी। इवन उसका जो स्पाइनल कॉर्ड था, जैसे हम रीढ़ की हड्डी कह लीजिए, वो अजीब तरीके से बेंड होने लगी थी और उसका चेहरा, उसकी बॉडी धीरे धीरे बद से बदतर हो रही थी। अब मां तो मां है, और जोसेफ की मां मैरी जो थी वो भी बाकी माओं की तरह थी। यूनिवर्सल प्यार, चाहे कुछ भी हो जाए अपनी औलाद से बेतहाशा प्यार। पर इस प्यार के पीछे एक गिल्ट भी था। वो इस बात को लेकर रो रही थी कि उन्होंने कहीं ना कहीं गलती करी है, उसकी वजह से उनके बच्चे के साथ ऐसा हो रहा है। और उनका मानना ये था कि जब पेट में था जोसेफ उनके, तो एक हाथी जो था वो पागल हो गया था और घूम रहा था इधर उधर, और ये उससे इतना ज्यादा डर गई, इतना ज्यादा रोई कि उस हाथी से डरने की वजह से इनके बेटे के साथ ये सब हो रहा है, जो बिल्कुल ही अजीब बात है और जाहिर सी बात है, मां के वहम है, कुछ भी हो सकता है। पर अपने बेटे को बचाए रखने की उन्होंने पूरी कोशिश करी दुनिया से, मगर दुनिया तो दुनिया है। जब जोसेफ को स्कूल में भेजा गया तो जाहिर सी बात है उसको किसी ने नहीं बख्शा। दुनिया जहां के ताने उसे लगातार, लोग डर रहे थे, बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे। एंड सडनली स्कूल में कह दिया गया कि अगर दुनिया में सबसे बदसूरत कोई है तो वो जोसेफ है। इसके बावजूद जोसेफ के साथ उसकी मां हमेशा खड़ी रही कि कुछ भी हो, बेटा मेरा है और मैं उसका पूरा साथ दूंगी। उसका साथ दिया। जोसेफ ने जैसे तैसे अच्छा खासा वक्त स्कूल में गुजारा, लेकिन जब वो 11 साल का हो गया था तो उसकी मां को निमोनिया हो गया, एंड मैरी यानी उसकी मां, उनका इंतकाल हो गया। एंड दिस बिकेम अ गेम चेंजर, अ लाइफ चेंजर फॉर जोसेफ। इसके बाद जोसेफ की जिंदगी बहुत बहुत बुरे वक्त में चली गई। अंधेरे का भी अगर एक और वर्जन होता काला, तो वो मैं आपको काश बता सकता। उसके जो फादर थे जोसेफ के, वो ऑलरेडी उसे धिक्कारते थे कि जैसे उनका बेटा ही नहीं है वो। उसके बाप ने दूसरी शादी करी, और जब वो भी आई दूसरी माँ उसकी, तो वो जाहिर है वो उससे डरती थी, उससे प्यार नहीं करती थी। डरती क्या थी, उसे ऐसे देखती थी जैसे उन्होंने कोई बहुत ही खराब सी चीज देख ली हो। और जोसेफ बस रोता, बिलबिलाता, और उसकी हालत बद से बदतर होती जा रही थी। आलम यह था कि उसकी बॉडी की डिफॉर्मिटी ऐसी हो गई थी कि अब उसके लिए बोलना भी बड़ा मुश्किल था। उसका सर लगातार बड़ा होता चला जा रहा था और उसका सीधा हाथ जो था वो फूल रहा था और उल्टे हाथ के मुकाबले काफी बड़ा था। ये सारी मुश्किलें एक साथ थीं। घर वालों ने घर से निकाल दिया और कहा कि अगर यहां रहना है ना, तो बाहर से कमा के लेकर आना सीख, क्योंकि तुझे वैसे भी कोई काम देगा नहीं। रोता बिलबिलाता जोसेफ अपने घर से निकला और काम की तलाश में इधर उधर भटका। लेकिन फाइनली उसे एक फैक्ट्री में काम मिला। इस फैक्ट्री में जो काम था, वो काम ये था कि सिगार को रोल करना है अपने हाथों से, और जोसेफ ने ये काम चुना। हालांकि फैक्ट्री में उसे एक अलग सा सेक्शन दिया गया ताकि बाकी काम करने वाले उससे डरे नहीं, उससे घिनियाए नहीं, उसके बारे में ना बोलें। तो उसे एक अलग सेक्शन दिया गया जहां पे वो काम कर रहा था, और जब तक उसकी हिम्मत थी तब तक उसने काम किया। लेकिन उसका जो हाथ था वो इतना फूल चुका था, सूज चुका था कि अब वो सिगार मोड़ने लायक नहीं था, और यहां से भी उसे इस नौकरी से भी हाथ धोना पड़ा। लेकिन जोसेफ ऐसा था जो दुनिया से हर तरह से लड़ने को तैयार था। इसके बाद जोसेफ ने एक लाइसेंस लिया। ये लाइसेंस कहलाता है हॉकर्स लाइसेंस। बेसिकली उस दौर में हॉकर्स लाइसेंस का होना मतलब यह है कि आप घर घर जाके चीजें बेचेंगे। जैसे आप देखते होंगे नए जमाने में लोग आते हैं दरवाजे पर और बोलते हैं, मैडम ये साबुन ले लीजिए, सर ये पैकेज ले लीजिए। वैसे ही ये हॉकर्स लाइसेंस जोसेफ ने लिया। पर जोसेफ और बाकी लोगों में बहुत फर्क था।
हम में और आप में यानी। जोसेफ को कोई देखना ही नहीं चाहता था। जिस तरह का जोसेफ दिखता था, अगर वो किसी के घर जाता तो क्या होना है जोसेफ खुद जानता था। और वो दर दर हर किसी के घर जाता रहा, लेकिन हर किसी ने सिर्फ उसे धित्कारा, किसी ने उसे भगा दिया और ऐसे ट्रीट किया जैसे वो इंसान ही नहीं है, जैसे वो कोई जानवर है और घर के अंदर आने की कोशिश कर रहा है। इस चीज से पूरी तरह से थक हार के भी जोसेफ ने एक और कोशिश करना शुरू करी, और इस कोशिश ने उसे सीधा भेजा एक और ब्रिटेन की जगह पे जो कहलाती थी विक्टोरियन इंग्लैंड। विक्टोरियन इंग्लैंड एक ऐसी जगह थी, यहां पर एक बेसिकली वर्क हाउस था। तो उस जमाने में वर्क हाउस हुआ करते थे। वो जगह जहां पर आप जाएंगे, आप लेबर करेंगे और आपको हो सकता है 12, 16, 18 घंटे काम करना पड़ेगा, कमर तोड़ काम। उसके बाद आपको खाना दिया जाएगा और आपको एक छोटी सी जगह दी जाएगी जहां पे आप रह गुजर कर सकते हैं, आप सो सकते हैं, बैठ सकते हैं। तो और कोई रास्ता ना होने की वजह से जोसेफ ने ये जगह चुनी। एंड जोसेफ को यहां पे जिंदगी के तमाम मुश्किलात ने पूरी तरह से घेर लिया। वो इतने मुश्किल दौर में था, उसकी बॉडी इजाजत नहीं दे रही थी। ऑलरेडी वो बद से बदतर डिफॉर्मिटी की तरफ जा रहा था। उसकी खाल ग्रे पड़ रही थी, उसका चेहरा लगातार बिगड़ रहा था। लोग उससे दूर भाग रहे थे। कोई उसको ऐसे धित्कार रहा था जैसे ना जाने दुनिया की सबसे बुरी चीज उनके सामने आ गई हो। एंड इट वाज रियली रियली डिफिकल्ट फॉर जोसेफ। लेकिन जोसेफ ने यहाँ पे जैसे तैसे कुछ ना कुछ जुगाड़ करके 4 साल निकाले। और वो 4 साल अगर कोई और होता जोसेफ की जगह तो शायद ना जी पाता। पर जोसेफ ने जैसे तैसे ये अपनी जिंदगी के 4 साल इस जहन्नुम जगह पे निकाले। इसके बाद जोसेफ की किस्मत ने एक और करवट ली, और ये करवट बहुत अलग थी जो शायद किसी ने सोचा भी नहीं था। जोसेफ को विक्टोरियन इंग्लैंड इस वर्क हाउस के बाहर एक एजेंट मिला। अभी जो एजेंट था ये बेसिकली सर्कस कराया करता था, और उस दौर में एक शो होता था जिसे कहते हैं फ्रीक शो। फ्रीक शो यानी कि आप ऐसा माने कि जैसे आप थिएटर देखते हैं, कभी कभार आप मूवीज देखते हैं जो हॉरर मूवीज होती हैं। यहां पर हॉरर हाउसेस होते हैं जहां पे आप जाते हैं, पैसे देते हैं डरने के लिए, ऐसे समझिए। तो फ्रीक शोज हुआ करते थे और वो पूरे ब्रिटेन में जगह जगह होते थे। इस बारे में जब जोसेफ को पता लगा, जोसेफ ने इस बंदे को, इस एजेंट को पकड़ा और उससे बात करने का फैसला किया। एजेंट पहले तो डर गया, अरे ये क्या चीज है, क्या खुदा, एकदम से डर गया उसे देख के। एंड जोसेफ ने जैसे जैसे उसकी, क्योंकि मुंह से अब आवाज भी निकलना कम हो गई थी, पर उसने बात करके उसे समझाया कि सर अगर आप मुझे ले लेंगे ना अपने शो में तो मुझसे लोग वैसे भी डरते हैं और आपका भी काम हो जाएगा। कोई मेकअप नहीं करना है, कोई कॉस्ट्यूम नहीं ढूंढनी है, मुझे देख के तो लोग वैसे भी डर जाएंगे और आपका शो चल जाएगा। ये जो बंदा था, जो एजेंट था, इसके जहन में लालच आया और इसने मौका दिया जोसेफ को। जोसेफ को जब ये मौका मिला तो एक्चुअली में बड़ा इफेक्टिव था। लोग जो थे फ्रीक शो देखने जाते थे, उनके सामने जब जोसेफ आता था वो जैसे किसी मेन कैरेक्टर की तरह था। हालांकि जोसेफ की तरह और भी यहाँ पे लोग थे, मगर जैसी हालत जोसेफ की थी, मेडिकल कंडीशन, वैसी किसी की नहीं थी। खैर, जोसेफ जब स्टेज पे आता तो लोग ओ या खुदा ये क्या है, ये सब देखते और पैसे भी देते। तो जिंदगी में पहली मर्तबा जोसेफ को थोड़ा नॉर्मल लग रहा था। अपने ऊपर लोगों को ऐसा रिएक्शन देते हुए उसके लिए एक अच्छी बात हो गई थी कि अच्छी बात है, मुझसे डरना ही है ना, तो चलो पैसे भी दो, सॉर्ट ऑफ। तो वैसी जिंदगी जीने लगा जोसेफ। और फिर एक और मोड़ आया। दरअसल ब्रिटेन में इस दौर में एक बहुत बड़ा फ्रीक शो का एक एजेंट था, मास्टर ऑफ फ्रीक शो कह लीजिए। उनका नाम था टॉम नॉर्मन। टॉम नॉर्मन जो थे वो जोसेफ के मैनेजर बन गए। मैनेजर हो जाने के बाद उन्होंने जोसेफ को जगह जगह जैसे बेचना शुरू कर दिया कि आइए 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 फ्रीक शो देखिए, देखिए ये दुनिया का सबसे बदसूरत आदमी, आइए आइए। उस टाइप की शोज होने लगे, जगह जगह लोग फ्रीक शो में जाने लगे और लगातार जोसेफ से डरने के लिए, जोसेफ के बारे में बोलने के लिए लोग पहुंचने लगे। हालांकि उसका मजाक तोड़ता था उसकी मेडिकल कंडीशन का, लेकिन पैसे बन रहे थे। इसके बाद टॉम ने फैसला किया कि जोसेफ को स्टेज पर नहीं लाऊंगा, क्योंकि फैमिलीज और बच्चे बहुत डर जाते हैं उसकी शक्ल वकल देख के। तो
एक काम करते हैं, इसको रोड पे शो करवाते हैं। एंड फिर उन्होंने एक जगह थी व्हाइट चैपल रोड पे कुछ दुकानें थी और उन दुकानों के पीछे टॉम ने जगह दी जोसेफ को कि यहां पे खड़ा रहेगा तो लोग आएंगे, जिनको देखना होगा देखेंगे और चलता रहेगा, देखते हैं क्या होता है। मगर कुछ अलग हुआ ये कि इस व्हाइट चैपल रोड पे पूरे इंग्लैंड से लोग दौड़ दौड़ कर देखने के लिए पहुंच रहे थे जोसेफ को। लोग ये मानते थे कि उन्होंने दुनिया में इससे ज्यादा बदसूरत इंसान नहीं देखा। एंड लोगों का ये कहना जोसेफ को अब तारीफ लगने लगा था। लोग आते थे, जोसेफ को देखते थे, कुछ पैसे फेंकते थे और चले जाते थे और जोसेफ की जिंदगी चल रही थी, पैसे बन रहे थे। इनफैक्ट जोसेफ जो था वो टॉम का पार्टनर बन गया था बिजनेस में। अब जितने भी शोज होते थे उसका आधा पैसा सीधा जोसेफ को जाता था। अच्छा, ये जो जगह थी व्हाइट चैपल रोड, इत्तफाकन जहां पर शो कर रहा था जोसेफ मैरिक, उसके ठीक सामने था लंदन हॉस्पिटल। और इस हॉस्पिटल में एक बहुत बड़े सर्जन थे जिनका नाम था फ्रेडरिक ट्रीव्स। फ्रेडरिक जो थे वो बहुत फेमस सर्जन थे। उन्होंने किंग एडवर्ड VII का इलाज किया था और उन्हें वापस पैरों पे चला दिया था। तो अल्लाह ताला ने उन्हें बहुत इस चीज से नवाजा था कि वो उनके हाथों में जादू है जैसे। और उन्होंने हर रोज देखा कि उनके हॉस्पिटल के सामने एक बंदा है जो बहुत ही अजीब सा दिखता है। उसकी मेडिकल कंडीशन बड़ी वियर्ड सी है, जैसी उन्होंने कभी नहीं देखी। और वो उस पर स्टडी करने लगे और इनफैक्ट उन्होंने बहुत सारी बातें लिखी कि ये तो बहुत बदसूरत है, ये है, वो है। उन्होंने भी बहुत कुछ सुनाया, पर वो फैसिनेटेड थे, वो चाहते थे इसके बारे में जानना। और उन्होंने एक दिन कहा कि चलो हॉस्पिटल चलो मेरे साथ। जोसेफ उनके पीछे पीछे हॉस्पिटल चला गया इस उम्मीद में कि डॉक्टर साहब उसे ठीक कर सकते हैं। जब उसके चेक वेक किया गया तो पता लगा कि जोसेफ की हालत, उसकी बॉडी की जो डिफॉर्मिटी थी वो इस कदर बिगड़ चुकी थी कि उसका सर 91 सेंटीमीटर अराउंड इतना बढ़ चुका था, जो कि एक अडल्ट ह्यूमन से, आपके मेरे सर से तकरीबन दुगना है। एंड ये चीज बहुत बहुत मुश्किल थी जोसेफ के लिए। लेकिन जोसेफ जिंदगी से भी हारा नहीं था। डॉक्टर्स ने उस पर कई सारे एक्सपेरिमेंट किए, कोशिश किया जानने का, लेकिन उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि जोसेफ के साथ आखिर क्या परेशानी है, कौन सी मेडिकल कंडीशन है कि इसकी हालत इतनी खराब है। बहरहाल जोसेफ को ज्यादा उम्मीद जो थी वो सब टूट चुकी थी। जोसेफ वहां से निकला और उसने जो उसकी जेब में थे पाउंड्स, 50 पाउंड थे, उसकी सेविंग थी जिंदगी की, वो उसके लिए मेन चीज थी। 50 पाउंड यानी आज की तारीख में 6000 पाउंड। ये बहुत बड़ा अमाउंट था, तो जोसेफ ने अपनी पूरी जिंदगी में एक साथ कभी नहीं देखा था। और जोसेफ अब शोज करके पैसे कमाने को, एक लग्जरी लाइफ जीने को, एक नॉर्मल लाइफ जीने को तैयार था। लेकिन किस्मत को फिर से कुछ और करना था। शुरू होने वाली थी 19th सेंचुरी और शुरुआत में ही लोगों ने अब फ्रीक शो, हॉरर शोज, इनसे दूरी नापना शुरू कर दी थी। कोई भी नहीं जाना चाहता था। फैमिलीज अपने बच्चों को डराने के लिए और इतनी घिनौनी चीजें दिखाने के लिए नहीं ले जाना चाहती थी। वो दौर जा चुका था। शायद 20 साल पहले अगर जोसेफ पैदा हुआ होता तो शायद अब तक बहुत कमा चुका होता। लेकिन ये फ्रीक शोज का दौर, ये हॉरर शोज का दौर पब्लिकली दिखाना अब खत्म हो रहा था। लेकिन इसके बावजूद जोसेफ ने डिसाइड किया कि वो एक टूर पर जाएगा, यूरोपियन टूर। सबसे पहली जगह चुनी बेल्जियम। एंड उसके बाद जब ये गया वहां पर तो उसके मैनेजर ने इसका साथ दिया। टॉम साथ में गया और टॉम ने बड़ी कोशिश करी वहां पे फ्रीक शोज करवाने की और जोसेफ को बेचने की, लेकिन इस बार वो नाकामयाब हो रहा था। कोई भी जोसेफ को अब देखना नहीं चाहता था। सब ऊब चुके थे कि हाँ यार है बदसूरत, अब हर रोज इसको थोड़ी दिखेंगे। एंड सब पक चुके थे। जोसेफ की जिंदगी तबाह होने के बिल्कुल कगार पे थी। और ऐसे में टॉम ने क्या किया, उसके मैनेजर ने बची कुची उसकी जिंदगी की जो पूंजी थी, जो पैसे थे, पाउंड्स बचे थे, वो सब ले लिए और जोसेफ को सड़क पे फेंक के वापस लंदन चला गया। अब एक अनजान जगह पे था जोसेफ और वो किसी से मदद मांगता तो लोग उस पे ऐसे देखते थे जैसे उन्हें घिन आ रही हो। वो किसी से मदद भी नहीं मांग सकता था। वो उसके मुंह से वर्ड्स तक नहीं निकलते थे और लोग उसे ऐसे देख रहे थे जैसे कोई ऐसी सड़क छाप कोई जानवर देख लिया उन्होंने, और बहुत गंदे तरीके से ट्रीट कर रहे थे। जोसेफ के पास हालांकि एक छोटा सा बैग था, उसमें कुछ ऐसी चीजें थी जो उसने अपने लिए खरीदी थी और उन कीमती चीजों को उसने बेचा और टिकट खरीदा। और ये टिकट खरीदा वापस घर जाने के लिए, क्योंकि अब वो रो रो के भी थक चुका था।
उसने टिकट खरीदा और टिकट लेके सीधा एक ओस्टलैंड पोर्ट पर पहुंचा। इस पोर्ट पे आने के बाद उसे एक फेरी में बैठना था, पर उस फेरी वाले ने बोला कि नहीं भाई, आपको मैं कश्ती में नहीं बिठा सकता, आपकी शक्ल देखिए आपने, आपको बिठा लिया मैंने तो ये सारे के सारे भाग जाएंगे, फैमिली वाले लोग हैं भाई, आपको नहीं बिठा सकता। लेकिन उसके हाथ पैर जोड़कर जैसे न तैसे जोसेफ ने उससे कहा कि सर मुझे बस कोने में बिठा दीजिए, कुछ नहीं चाहिए मुझे। और उसको किसी सामान की तरह, किसी कूड़े कचरे की तरह बिल्कुल एक कोने में पटक के फेरी में जैसे तैसे ले गए वहां से। और उसके बाद वापस इंग्लैंड पहुंचा। जोसेफ जब वापस इंग्लैंड आया तो वापस उसकी जिंदगी ने फुल सर्कल ले लिया था। कोई जानता नहीं था, कोई फेम नहीं था, जेब में पैसे नहीं थे और कोई उससे बात नहीं करना चाहता था। जोसेफ दुनिया में अकेला था। इसके बाद कुछ दिनों में वो लिवरपूल स्ट्रीट स्टेशन पर एक कोने में बोरी को खुद में लपेटे हुए बिल्कुल कांपता हुआ, रोता हुआ वहां के ऑफिशियल्स को मिला। उस वक्त जोसेफ की जेब में कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक कार्ड था डॉक्टर फ्रेडरिक का, इसके अलावा कुछ भी नहीं। पुलिस वाले सीधा डॉक्टर फ्रेडरिक के पास ले गए और कहा डॉक्टर साहब ये बेचारा, ये हो सकता है सड़क पे मर जाए, इसका कुछ कीजिए ना। तो हॉस्पिटल के चेयरमैन को ये बात पता लगी और हॉस्पिटल के चेयरमैन ने बड़ी कोशिश करी, लेकिन वो मेडिकल कंडीशन समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर क्या है। तो उन्होंने पब्लिक से कहा कि देखो पब्लिक वालों, आप अगर फंडिंग करोगे तो हम हो सकता है कि जोसेफ के लिए कुछ कर सकें। और अचानक पब्लिक में अच्छाई जाग गई जो कि बाहर नहीं थी, मगर अब अच्छाई दिखानी भी तो थी। तो लोगों ने बहुत बहुत सारे पाउंड्स खर्च करके हॉस्पिटल को दिए, पूरी फंडिंग करी और उसके बाद हॉस्पिटल के एक कोने में, एक एटिक में एक परमानेंट रूम मिला जोसेफ को। चेयरमैन ने कहा कि अब आप लोगों की वजह से ये आदमी अपनी जिंदगी इस हॉस्पिटल के कमरे में गुजारेगा। जिंदगी को और किस्मत को कुछ और भी करवाना था भी जोसेफ से। इसके बाद जब परमानेंट एक रूम मिल गया तो ये बंदा फिर से मशहूरी की सीढ़ियों पर चढ़ने लगा। अचानक से उस वक्त के जितने भी मशहूर सेलिब्रिटीज थे, एक्टर एक्ट्रेसेस थे, सब आने लगे हॉस्पिटल सिर्फ और सिर्फ जोसेफ को देखने के लिए, आर्टिकल छपवाने के लिए। इनफैक्ट प्रिंसेस अलेक्जेंड्रा खुद चल के आई और वो तकरीबन 2.5-3 घंटे बैठी, बात करी उन्होंने जोसेफ से। तो ये वापस होने लगा था, लेकिन फाइनली जोसेफ हार मान चुका था, या यूं कहें कि जिंदगी को अब उसे और नहीं रुलाना था, तो जिंदगी ने उसे अलविदा कह दिया। 11 अप्रैल 1890 जब वो 27 साल का था तो जोसेफ का इंतकाल हो गया, क्योंकि उसका सर इतना बड़ा हो चुका था कि उसको सांस लेने में दिक्कत थी। उसका विंड पाइप पूरी तरह से क्रैक हो गया एंड ही डाइड। जाने से पहले उसने बहुत कुछ कहा, एक पोयम भी लिखी, अंग्रेजी में है, पढ़ देता हूं। उसने अंग्रेजी में लिखा जाने से पहले कि इट्स ट्रू माई फॉर्म इज समथिंग ऑड, बट ब्लेमिंग मी इज ब्लेमिंग गॉड। कुड यू क्रिएट माई सेल्फ? कुड आई क्रिएट माई सेल्फ न्यू? I would not fail pleasing you. If I could reach from pole to pole or grasp the ocean with a span, I would be measured by the soul. The mind's the standard of the man. ये उसने लिखा। उसने ये कुल मिला के कहना चाह रहा था कि अगर तुम मुझे ब्लेम कर रहे हो मेरे चेहरे के लिए, मेरे हुलिये के लिए, तो तुम सीधा खुदा को ब्लेम कर रहे हो। मैं अगर खुद को अच्छा बना सकता तो तुम्हारे लिए नहीं बनाता। ये दुनिया के लिए उसका आखिरी पैगाम था। जोसेफ चल बसा, लेकिन पीछे एक नाम छोड़ गया, एलिफेंट मैन। एलिफेंट मैन के नाम से जोसेफ मशहूर हुआ। डेविड फिंच ने एक मूवी भी बनाई थी एलिफेंट मैन के नाम से ही। ये मूवी इतनी बड़ी हिट हुई कि ऑस्कर्स में चली गई। इनफैक्ट ऑस्कर्स वालों को मजबूरन मेकअप देख के, क्योंकि उन्हें यकीन नहीं होता कि इतना डिस्गस्टिंग मेकअप कैसे हुआ, तो ऑस्कर में पहली मर्तबा एक नई कैटेगरी इंट्रोड्यूस की गई, बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट की, जो उससे पहले कभी नहीं थी। एंड इसकी वजह भी बना जोसेफ मैरिक। जोसेफ मैरिक को जिंदगी ने कई मर्तबा चैलेंज किया, लेकिन जोसेफ मैरिक ने हमेशा हमेशा चैलेंज वापस खेला। एंड जोसेफ मैरिक की लाइफ से समझ में आता है कि कितना जरूरी है द इंपॉर्टेंस ऑफ सेइंग अल्हम्दुलिल्लाह, द इंपॉर्टेंस ऑफ बी थैंकफुल। आपको कितना शुक्र अदा करना चाहिए हर मोमेंट पे। इसके बाद आप गूगल पे जाके जब चेहरा देखेंगे तो आपको खुद लगेगा कि या अल्लाह ये क्या था।
आज तक किसी को नहीं पता कि जोसेफ मैरिक की बॉडी में जो डिफॉर्मिटी थी वो इतनी ज्यादा क्यों थी, क्या उसके साथ बहुत सारे मेडिकल डिसऑर्डर एक साथ हो रहे थे, किसी को नहीं पता। पर एक बात जरूर है कि जब आप फोटोज देखें तो प्लीज अल्हम्दुलिल्लाह जरूर बोलिएगा, क्योंकि वो फोटोज देख के आपका दिल जरूर जरूर टूटेगा। दिस वॉज द स्टोरी ऑफ जोसेफ मैरिक, द एलिफेंट मैन। आप बताइए, आपको ये कहानी पहले से पता होगी, आई एम श्योर बहुत सारों को जिन्हें नहीं पता है, जिन्होंने अभी भी सुनी है। इस कहानी पे तो मुझे रिस्पॉन्स प्लीज प्लीज चाहिए। आई रियली वांट टू नो कि आप इस कहानी पे क्या सोचते हैं।